नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, हम क्लास 11th केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक सीरीज़ कर रहे हैं और वस्तुनिष्ठ सभी प्रश्न सभी यूनिट्स के कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये लास्ट यूनिट है और अगर आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही ढंग से कर लिए तो 40% जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। मतलब जो पासिंग मार्क्स होते हैं 33 से भी ज़्यादा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी वीडियो को सिस्टमेटिक तरीके से प्लेलिस्ट से देखिएगा। मैं प्लेलिस्ट की जो लिंक है, जो इस यूनिट की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसकी लिंक है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिस्टमेटिक तरीके से आप सभी वीडियो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार देखिए। और अगर आप ये 3 बार अगर वीडियो देख लेंगे गाने सुनने के बजाय, तो आपको जो है ये जो 40% आपके पासिंग मार्क्स है जो केमिस्ट्री में आने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब पासिंग मार्क्स हो तो सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न से ही हो जाओगे आप, क्योंकि 70 में से 23 मार्क्स पासिंग के चाहिए और 28 मार्क्स से कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। और हर एक जो मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा रहा हूँ वो विद कॉन्सेप्ट की करवा रहा हूँ, तो इससे रिलेटेड भी अगर आपके क्वेश्चन आता है तो आप 100% उसको सॉल्व कर पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको निश्चित ही बेनिफिट होगा। और वीडियोस को रिपीट करके देख सकते हो, डबल बार देख सकते हो, ताकि आपको मेमोराइज हो सके और एग्जाम में अच्छे से आप जो है आपका प्रदर्शन अच्छा रहे। बस मैं ये चाहता हूँ। और ये एक बार सीरीज़ होगी, वस्तुनिष्ठ की सीरीज़ होगी, फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चलाऊंगा। इसके बाद हर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो बनाऊंगा, तभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाए और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फिर चर्चा करेंगे। तो ये लास्ट यूनिट है और सभी यूनिट के मैंने करवा दिए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट विथ कॉन्सेप्ट के। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करते हैं अब। ठीक है, ऊष्मा साम्यावस्था वाला चैप्टर है ये, चैप्टर 7। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक के प्रभाव से रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी कैटलिस्ट ले रहे हैं अपन, है ना, कोई भी कैटलिस्ट ले रहे हैं तो रिवर्सिबल में ये कंडीशन होती है। मतलब रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, ये कंडीशन रहती है। तो क्या होता है उसमें उत्प्रेरक के प्रभाव से न तो अग्र अभिक्रिया प्रभावित होगी और न ही पश्च अभिक्रिया। अग्र अभिक्रिया और प्रतिव्य अभिक्रिया दोनों समान रूप से प्रभावित होती है। ध्यान रखना, उत्प्रेरक के प्रभाव से क्या होता है कि अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों समान रूप से क्या होती है, प्रभावित होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होता है, बी होता है। उत्प्रेरक जो होते हैं अभिक्रिया की दर को घटा भी देते हैं और बढ़ा भी देते हैं। तो ये कंडीशन है कि अग्र अभिक्रिया और प्रतिव्य अभिक्रिया दोनों समान रूप से प्रभावित होती है, किससे, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ओके, तो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़े, टिक लगाते जाना। आप क्वेश्चन बैंक सामने लेके बैठना, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में कई चीज़ें जो है गलत भी हैं तो वो भी आपकी जो है सही होती जाएगी अगर आप पूरा वीडियो ढंग से देखोगे तो। चलिए अगला है आपका सामने क्वेश्चन हाजिर, SO2 प्लस O2 से, SO2 प्लस O2 से क्या बन रहा है, SO3 बन रहा है। इसको रिएक्शन में ऐसे लिखिए, SO2 गैस प्लस O2 गैस, इससे क्या बन रहा है, 2SO3 बन रहा है और ये भी गैसियस फॉर्म में। और यहाँ पर एंथैल्पी जो है, मतलब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, तो एंथैल्पी कितनी लिख रही है, -198 किलो जूल। ये रिएक्शन है, पूरी एक रिएक्शन है। तो ली शातिलिय के सिद्धांत अनुसार अग्र अभिक्रिया हेतु अनुकूल दशा होगी। अनुकूल दशा मतलब अग्र अभिक्रिया, मतलब अभिक्रिया इधर से इधर की ओर हो रही है। मतलब यहाँ पर दो आयतन SO2 है और एक आयतन क्या है, ऑक्सीजन है। और यहाँ पर आयतन में कमी हो रही है, सिर्फ दो आयतन क्या बन रहा है, दो आयतन, यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा था, आयतन में कमी हो रही है। तो आयतन में कमी हो रही थी, इसके लिए क्या है कि ताप में कमी करो और दाब में वृद्धि करो तो आयतन में कमी हो जाएगी। ताप में कमी और आयतन में दाब में वृद्धि, प्रेशराइज रिएक्शन होगी और टेम्परेचर कम करेंगे तो मालिक्यूल क्या हो जाएंगे, पास पास में आ जाएंगे। तो कुल मिला के जो यहाँ पर जो है ली शातिलिय में क्या होता है, ली शातिलिय के सिद्धांत के अनुसार क्या करेंगे, ताप में कमी व दाब में वृद्धि। ली शातिलिय के नियम के अनुसार टेम्परेचर कम करते जाओ और दाब बढ़ाते जाओ। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मालिक्यूल वापस दूर दूर भागेंगे, दूर दूर जाएंगे, तो ये कंडीशन होगी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तीसरा, अभिक्रिया N2 प्लस N2, ये नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इससे क्या बन रही, अमोनिया।
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है और इसमें क्या बन रही है, अमोनिया बन रही है। तो जो Q जो है वो क्या होगा, प्रोडक्ट को ऊपर लिखा जाता है तो NH3 कितने मालिक्यूल है, 2 मालिक्यूल होते हैं, यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया N2 और ये लिख दिया H2 और पावर में क्या लिख दिया 3। अब अभिक्रिया दाईं ओर से बाईं ओर अग्रसर हो रही है, दाईं ओर से बाईं ओर। अगर अभिक्रिया इधर से, ये दाया है ये बाया, दाईं ओर से बाईं ओर की ओर अग्रसर हो रही है, तो उस कंडीशन में जो है ये दे रखा है कि क्या दे रखा है, क्यू मतलब अभिक्रिया लब्धि। क्यू क्या होता है, अभिक्रिया लब्धि, याद रखना। क्यू अभिक्रिया लब्धि को क्यू कहते हैं कि अभिक्रिया कैसे हो रही है, क्यू अभिक्रिया लब्धि है। और जो केसी है वो है भैया यहाँ पर साम्यावस्था स्थिरांक। केसी जो है वो होता है साम्यावस्था स्थिरांक, है ना। कोई भी क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखना है तो भागना की इच्छा मत करना, उस पर रुक जाना, ठहर जाना, उसके बारे में सोचना, तो एग्जाम में आपको याद रहेगा। आपकी जान पहचान जितने ज़्यादा रुकेंगे, अपन क्वेश्चन को आराम से करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी जान पहचान अच्छे से बढ़ती जाएगी। भागना नहीं, कहीं दूर नहीं जाना है, मतलब कि थोड़ी देर में हमको गाने सुनने हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्यू की वैल्यू जो है केसी से ज़्यादा होगी, क्यू की वैल्यू केसी से ज़्यादा होगी और क्यू और केसी बराबर हैं, तो उस रिएक्शन के लिए क्या कहेंगे कि साम्यावस्था है। और क्यू लोअर देन केसी है तो अभिक्रिया इधर से इधर की ओर हो रही है, बाईं ओर से दाईं ओर, और दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ जा रही है, मतलब क्यू ग्रेटर देन क्या लिखे हैं, केसी। तो अभिक्रिया दाईं ओर से बाईं ओर अग्रसर होगी, तो क्यू की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, किससे, केसी से ज़्यादा होगी। क्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी केसी से, तब ये होगा। ओके, ये बात है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके पास, CO प्लस Cl2, कार्बोनिल क्लोराइड लिया और इसकी रिएक्शन हो रही क्लोरीन के साथ, और ये क्या बन रहा है, फास्जिन गैस। कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं इसको, फास्जिन गैस या कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं। यहां पर भी गैस है, यहां पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है। तो KPKC किसके बराबर होगा इस रिएक्शन के लिए, KPKC किसके बराबर होगा। तो होता क्या भैया कि जो डेरिवेशन जब करते हो आप, तो KC बराबर KP 1/RT डेल NG ऐसा कुछ लिखते हैं अपन, ठीक है, ये लिखते हैं KC और ये KP, सॉरी KP। ओके, तो होगा क्या कि KC बटे KP बराबर 1/RT होता है। KP बटे KC बराबर KC बटे KP, और यहाँ पे उल्टा लिख रहा है KP बसे KC, तो यहाँ पर ये आंसर मेरे हिसाब से गलत है। होना क्या चाहिए, अगर ये जो है 1/RT करेंगे तो उसको ऊपर कर दे, RT बराबर, है ना। तो RT बराबर, RT ऊपर लिख दे, RT बराबर KP बटे KC होगा, KP बटे KC। तो KC बटे KP बराबर 1/RT होता है और KP बटे KC बराबर होगा RT। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अगर ये चीज़ है तो सही है। और अगर यहाँ पे अगर लिख दे कि KC बटे KP तो 1/RT सही है। दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी, ये होता है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। KC बटे KP बराबर 1/RT होता है और KP बटे KC बराबर क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा, क्योंकि इसको उल्टा कर रहे हैं अपन तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। चलिए अगला, साम्य HI से क्या बन रहा है यहाँ पर भैया, HI से बन रहा है 2HI से, 2HI से, ये भी गैसियस फॉर्म में, तो इससे क्या बन रहा है, H2 बन रहा है प्लस I2 बन रहा है। के लिए कौन सा व्यंजक सही है ना। अब साम्यावस्था है तो साम्यावस्था के लिए KP बराबर क्या लिखेंगे, KC लिखेंगे। KP बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, KC लिखेंगे। ओके, चलिए भैया, एक्चुअली होता क्या है कि ये जो जब अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते तो पूरा यूनिट अगर अपनों ने अच्छे से कर रखा है तो नॉलेज टेस्ट के लिए, अब थ्योरी बिल्कुल अगर नहीं पढ़ी हुई और डायरेक्ट पढ़ रहे तो थोड़ी दिक्कत है। इसलिए इसके क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, इसके थ्योरी पढ़िएगा, उसके बाद में इधर आइएगा तो और ज़्यादा अच्छा मजा आएगा। अच्छा ये चीज़ चल रही थी क्या यहाँ पर, तो बढ़िया लगेगा आपको। ठीक है, अगला है आपके सामने क्वेश्चन ये है कि आपके पास रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन कौन सी दे रखी, एक तो ले रखा CO,
कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस इसकी रिएक्शन हो रही H2O के साथ में, तो एक ऑक्सीजन इधर चला गया, तो ये जो बन गया भैया CO2 प्लस क्या हो गया H2, गैस गैस है ना, और ये भी वाष्प अवस्था में ले रखा और ये भी गैसियस फॉर्म में ले रखा। चलिए ठीक है, तो ये हो रहा है भैया। तो अगर अपने को अभिक्रिया CO प्लस H2 से क्या बन रहा है, CO2 प्लस H2, किसी ताप पर CO2 की साम्य मात्रा निम्न के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। CO2 की मात्रा कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये तो साम्य अवस्था में चल रहा है ना, ये साम्य अवस्था कंडीशन है। तो क्या होगा इस कंडीशन में, तो CO2 की मात्रा बढ़ानी, तो भैया CO की मात्रा बढ़ाएंगे तभी तो CO2 की मात्रा बढ़ेगी। तो CO का सांद्रण बढ़ाकर अपन CO2 की मात्रा बढ़ा सकते हैं। किसका, इसकी मात्रा बढ़ाएंगे तो इसकी मात्रा भी बढ़ जाएगी, तो ये चीज होगी इसमें। तो CO का सांद्रण बढ़ाकर अपन CO2 की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ओके, चलिए बेटा, है ना, जो भी छात्र हो अगर अच्छे से देख रहे हो तो अपने साथियों से शेयर कीजिएगा और डिस्कस कीजिएगा क्वेश्चन के बारे में। जितना ज़्यादा डिस्कशन करोगे उतना ज़्यादा आपकी जो है केमिस्ट्री अच्छे से तैयार होती जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास 7वां क्वेश्चन है और बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, चलो इसको आराम से करते हैं। हाँ, आपके सामने दे रखा है कि N2 प्लस O2 से क्या बन रहा है, 2NO। N2 प्लस O2 से क्या बन रहा है, 2NO बन रहा है। ठीक है, गैसियस फॉर्म है, ये गैसियस है और ये गैसियस है। अब यहाँ पे दे रखा है कि के लिए ताप T पर साम्य अवस्था स्थिरांक Kc का मान, Kc का मान दे रखा है, Kc का मान दे रखा है 4 × 10⁻⁴ है। इसी पर अभिक्रिया क्या होगा। ठीक है, तो इसके खैर बड़ा डेरिवेशन है इसके लिए। तो इसके लिए जो अपन एक K' है ना, अलग साम्य अवस्था K' के लिए मान निकालेंगे, तो 1 क्या लिख दूं, Kc लिख दूं, 1 Kc लिख देते हैं इसके लिए। ठीक है, 1/√Kc, ये कुछ इस टाइप से होगा, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं अभी आपको। तो K' बराबर ये Kc की वैल्यू यहां पर दी हुई ना, इसको यहां पे लिख रहा हूं 1/√4 × 10⁻⁴। ठीक है, तो इसको जो है ये लिख दूं मैं बराबर 1 नीचे है ना, इसको वर्गमूल से बाहर करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 2 × 10⁻⁻2 कर दूं, इसको 2 × 10⁻⁻2। इसको ऊपर जब ले जाएंगे तो 2 क्या हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, और ये 10 जो क्या है 10⁻10⁻², तो ये हो जाएगा 0.5 × 100 बराबर क्या हो जाएगा 50। तो ये आपका 50 आंसर आएगा, ये आ रहा 50 आंसर, ये वाला 50 इस तरीके से आ रहा है 50 आंसर। ओके, मेरी बात समझ में आई होगी कि ये आंसर कैसे आया, 50 तो ऐसे आया। इसी से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आया तो उसका भी इसी तरीके से आप निकाल लेना आंसर। चलिए, समझ में आया, ये है भैया केमिस्ट्री। अगला है आपके सामने क्वेश्चन हाजिर। क्वेश्चन ये है कि अभिक्रिया H2 प्लस I2, ये H2 प्लस I2 से क्या बन रहा है, HI बन रहा है। इसकी मानक मुक्त ऊर्जा डेल जी की वैल्यू क्या है, डेल जी मतलब मुक्त ऊर्जा के लिए डेल जी लिखते हैं और मानक के लिए 0 लगा देते हैं, तो डेल जी 0 > 0 है। तो साम्य स्थिरांक K का मान क्या होगा, K का मान कितना होगा बताइए। तो इसके लिए जो है K लोअर देन 1, K लोअर देन 1। अब K लोअर देन यानी क्रिया अग्र दिशा में ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्रिया अग्र दिशा में ज्यादा नहीं बढ़ेगी, इसका मतलब ये है अग्र दिशा में ज्यादा नहीं बढ़ेगी। और K > 1 होता तो अभिक्रिया अग्र दिशा में ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज है। तो K क्या है, लोअर देन 1 आएगा यहां पर, डी वाला ऑप्शन बता रखा है वैसे यहां पर। जय हो, है ना, एक एक यूनिट सिस्टमेटिक तरीके से कीजिएगा, आपको हाफ ईयरली एग्जाम में मजा आ जाएगा। चलिए, अगला है आपके लिए हाजिर। भौतिक प्रक्रमों में प्रयुक्त साम्य का निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अभिलक्षण नहीं है। ठीक है, तो दिए गए ताप पर साम्य केवल बंद निकाय में ही संभव होता है, ये तो सही है। निकाय के सभी
गुणधर्म अपरिवर्तित रहते हैं, साम्य पर सभी भौतिक प्रक्रम रुक जाते हैं। ये बात सही नहीं है, साम्य पर सभी भौतिक प्रक्रम रुक जाते हैं। भौतिक प्रक्रम प्रयुक्त साम्य का निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अभिलक्षण नहीं है? तो साम्य पर सभी भौतिक प्रक्रम रुक जाते हैं, ये अभिलक्षण नहीं है भौतिक प्रक्रम के लिए, सी वाला सही है। अब है अगला क्वेश्चन है आपके BF3 की अम्लता। BF3 को क्या माना गया? अम्लता। तो जब आप लुईस अम्ल और लुईस क्षार की डेफिनेशन जब आप पढ़ोगे तो लुईस अम्ल किसे कहते हैं? तो जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं उसे क्या कहते हैं? लुईस क्षार। ये है लुईस क्षार। और जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं उसे कहते हैं लुईस अम्ल। लुईस अम्ल कहते हैं उसको, लुईस अम्ल कहते हैं, ये याद रखना। तो यहां पे है कि BF3 की अम्लता की व्याख्या निम्नलिखित में से किस संकल्पना के आधार पर की गई है? तो भैया लुईस संकल्पना के आधार पर BF3 को क्या माना गया है? अम्ल माना गया है। क्लियर है बेटा? लुईस संकल्पना के आधार पर कौन BF3 को अम्ल माना गया है। ओके, अलग अलग है संकल्पना, आर्नियस, ब्रोस्टेट लॉरी, ये अम्ल और क्षार की अवधारणा स्पष्ट होती है, सभी को पढ़िएगा आप। अब है सम आयन प्रभाव का उदाहरण। सम आयन प्रभाव, जिनमें समान आयन हो उनका एग्जाम्पल बताना है आपको। चलिए, ये 11वां है। सम आयन प्रभाव का उदाहरण क्या है? क्वेश्चन है आपके सामने हाजिर। तृतीय समूह के परीक्षण में NH4OH और अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, एक तो लिया आप लोगों ने NH4OH और एक लिया NH4Cl। क्षारीय बफर विलयन बनाते हैं भैया ये दोनों। और इन दोनों की अगर बात करें तो इसमें भी इसका NH4 प्लस और OH माइनस होगा, और इसमें NH4 प्लस और Cl माइनस। तो भैया दोनों में जो सम आयन मतलब समान आयन, दोनों में NH4 प्लस है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से आपको। ओके, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। पीएच मान की जो अवधारणा है वो कौन से भाई साहब ने दी थी? पीएच मापक्रम की अवधारणा तो ये सोरेनसन द्वारा दी गई। जो पीएच स्केल जो दी गई वो 0 से लेकर 14 तक होती है, और किसने दी थी? ये सोरेनसन भाई साहब ने दी थी। क्लियर है? चलिए, लुईस अम्ल है एक, तो SO3 जो है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, तो SO3 क्या है? एक लुईस अम्ल है, लुईस अम्ल है। और भाई साहब बाकी सभी के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो ये तीनों तो क्या है? लुईस क्षार है। लेकिन ये जो है SO3 बेचारा अकेला है, इनमें फंस चुका है, ये क्या है? लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल और लुईस क्षार की डेफिनेशन पढ़ोगे वहां पे सारी चीजें समझ में आएगी। ओके, चलिए, CuSO4 है आपके पास में 14 क्वेश्चन हाजिर है। प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बना लवण, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बना लवण क्या होता है? CuSO4। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना लवण है ये CuSO4, कॉपर सल्फेट। चलिए, आपके सामने बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसको क्वेश्चन को थोड़ा ठहराव से आराम से करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, अपने को कहीं भाग कर नहीं जाना है। 0.01 m NaOH, इसका मतलब होता है 10⁻⁻² OH माइनस आयन पर pH कितना होगा? 1 m NaOH पर pH मान कितना होगा, है ना? इसके लिए सही क्या होगा? 0.1 m NaOH लिया है, 10⁻² OH। ठीक है, तो होता क्या है कि अपन जो है H+ की कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, H+ कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, H+ की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो उसमें जब बात करेंगे तो हम जो लिखेंगे कि 10⁻⁻⁴ 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻मतलब एक pH हो रहा, 10⁻⁻², 10⁻⁻3, 10⁻⁻4, 10⁻⁻5, 10⁻⁻6, 10⁻⁻7, 10⁻⁻8, 10⁻⁻9, 10⁻10 और 10⁻11, 10⁻12 और 10⁻13 और 10⁻14। तो जो घातांक है वही क्या होता है? pH होता है वैसे, है ना? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है ये। तो अब इसमें क्या रखा है? 0.01 m NaOH दे रखा है,
तो NaOH की जो कॉन्सेंट्रेशन बताएंगे वो हम बताएंगे यहाँ पर 10⁻⁻14 दे रखा है, उसकी जगह लिखेंगे 10⁻⁻, 10⁻0, 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, OH माइनस आयन के लिए 10⁻⁻4, 10⁻⁻5, 10⁻⁻6, सॉरी 0 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁻7, ये OH माइनस आयन के लिए 10⁻⁻8, 10⁻�9, 10⁻9 के बाद में 10, 10⁻11, 10⁻12, 10⁻13 और 10⁻14, एक दूसरे के अपोजिट चलती है इनको कॉन्सेंट्रेशन H प्लस और OH माइनस आयन की। तो यहाँ पर 0.1 m NaOH का pH मान होगा। तो 0.1 m NaOH कहाँ पर होगा आपके लिए? 0.1 m NaOH ये जो होगा 10⁻⁻2 यहाँ पर होगा, इस जगह, है ना। 10⁻⁻2 मतलब 0.01 m NaOH है यहाँ पर, इस जगह पर। तो इस जगह 10⁻12 आ रहा है, मतलब pH कितना आएगा आपका? 12 आएगा। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है ये वाला बी वाला आएगा, 12 आएगा, 12। अगर यहाँ पर यूं कहते कि 0.001 m की बात करते तो कितना आता? 10⁻³ आती OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो उसकी जगह ये आ रहा है 10⁻11 H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। और जो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होता है भैया? वो उसका क्या होता है? pH वैल्यू होती है, वो उसकी pH मान होती है। तो pH मान यहाँ पर कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, 12 आ रहा है। याद रहेगा आपको 0.1 m NaOH का pH मान कितना होगा? 12 होगा, ठीक है। और 0.1 का pH मान कितना होगा? 0.1 का, 0.1 m का, तो 0.1 m का pH मान होगा 13, 10⁻⁻13 मतलब 13 pH है। और pH स्केल कहाँ से कहाँ तक होती है भाई? 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऋणात्मक लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड pH वैल्यू। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आ रहा कि 10⁻10 m, अब आ गया 10⁻10 m NaOH विलियन का लगभग pH मान है। तो वापस इसी में ढूंढो, 10⁻10 कहाँ पे रहा? ये आ रहा है। और उस कंडीशन में कितना मिला? 10⁻, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 10⁻4, ठीक है। कितनी होगी? 10⁻4 होगी, ओके। तो ये जो हो जाएगा, कितनी आ जाएगा? pH कितना आ जाएगा आपका? 4। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ये वाला होगा। इनकी प्रैक्टिस से होगा ये चीज़ें, और इससे रिलेटेड एक आध ऑब्जेक्टिव आना ही आना है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ये चीज़ें, बस ये टेबल जमा नहीं आना चाहिए। और ये अगर ये चीज़ें आई, यहाँ पर 0.01 m लिखा तो उसको अपनों ने लिखना आने चाहिए 10⁻² लिखते। यहाँ पर 10⁻10 m NaOH विलियन लिखा, उसका pH मान बताना, तो 10⁻10 m यहाँ पे होगा। और इसका pH वैल्यू जो है यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻4 होगी H प्लस की, और उस कंडीशन में pH कितना होगा आपका? 4 मिलेगा। बेटा जी क्लियर है? ओके, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया क्लियर होगा। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन हाजिर है, कौन सा ऋण आयन दुर्बलतम क्षार है? तो F माइनस जो है वो वीक एसिड है। F माइनस क्या है? वीक एसिड है ना। प्रबल अम्ल का दुर्बल क्षार, मतलब ये जो है क्या कहते हैं? दुर्बलतम क्षार क्या है? F माइनस है। HF होता है, और HF में से H प्लस निकलने के बाद F माइनस होता है। तो F माइनस को क्या कहते हैं? दुर्बलतम क्षार कहते हैं। ओके, क्लियर है? जय हो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, अगर नहीं समझ में आए बाद में देख सकते हो बार बार। चलिए 18वां क्वेश्चन, यदि किसी जलीय विलयन के pH मान 0 हो तो वहां विलयन होगा। बढ़िया बात है। pH मान अगर 0 हो तो pH तो 0 से लेकर कहां तक होता है? 14 तक होता है। 7 जो है उदासीन होता है, 7 से ऊपर जो होता है वो क्षारीय होता है, और 7 से नीचे जो होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। तो भाई साहब 0 दे दिया तो डायरेक्टली सही हो रहा ना कि अम्लीय है। ये क्या है? अम्लीय है। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। साम्य स्थिरांक Kc की इकाई अभिक्रिया है, क्या है इसकी साम्य स्थिरांक के लिए? तो इसकी होती है लीटर टू मोल माइनस 2। क्या होती है? लीटर टू लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2 होती है इसकी। या ऐसे भी लिखा जाए कि मोल माइनस 2 लीटर, पहले लिखो या बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
तो ये इसकी इकाई है, लीटर टू मोल माइनस टू। N2 प्लस 3H2 से क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है के लिए, ये होगी इकाई, है ना, केसी की इकाई। बढ़े आगे, चलिए, बढ़ना तो है ही है। तो मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव में मजा आ गया होगा आपको। अब हम करने जा रहे हैं सही जोड़ियां, सही जोड़ियां। पीएच स्केल भाया, पीएच स्केल कनी ने दी थी, सोरेनसन भाई साहब ने दी थी पीएच स्केल। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहिए, NH4OH कहिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य पूर्णतः वियोजित नहीं वेवे, तो ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कही है दुर्बल विद्युत अपघट्य। अगलो है द्रव्यमानुपाती क्रिया को नियम करने दी दो, तो गुलबर्ग और वागे ने दी दो, तो ओके। क्षार H प्लस को ग्रहण करते उनको क्या कहते हैं, क्षार। बच्चा कुछ चाहिए संगणन का है तो द्रव गैस साम्यावस्था, ये कर लेना, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट, ये जो सही जोड़ी भी कंप्लीट। अब अगला है आपके सामने हाजिर, हम तो हाजिर हैं हमेशा आपके लिए। अगला है सक्रिय द्रव्यमान। जो भी सक्रिय द्रव्यमान को है उसको मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। पदार्थ की सांद्रता, पदार्थ की सांद्रता जो होती है वो किस में रिप्रेजेंट की जाती है, मोल प्रति लीटर में, तो इसी को सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम क्या है, तो अल्फा वियोजन की मात्रा अंडर रूट क्या होता है, इक्वल अंडर रूट के बटे सी। ये क्या है, ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम होता है। या अल्फा बराबर अंडर रूट के वी भी लिख सकते हैं, के वी, सॉरी के वी, क्योंकि v बराबर होता है 1/c, तो लिख दो v की जगह 1/c लिख दे तो ये आ जाएगा। यहाँ अल्फा बराबर अंडर रूट के वी लिखो तो भी सही है, क्लियर है, क्योंकि v बराबर 1/c या c बराबर 1/v लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैल्यू वो की वही आएगी। नेक्स्ट, जल की वाष्पीकरण पर दाब वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा, वाष्पीकरण की ऊष्मा कम हो जाती है, वाष्पीकरण की ऊष्मा कम वी जावे है, कम वी जावे है, मालवी बोल रहा हूं भैया, है ना। ठोसों की विलेयता पर ताप वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो ठोसों की विलेयता, कोई चीज ठोसों को विल करे, शक्कर को पानी में घोल रहे हैं और ताप बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर गर्म कर रहे हैं, तो क्या करेगी, घुलेगी, तो क्या लिखेंगे, ठोसों की विलेयता बढ़ती है। ठोसों की विलेयता पर ताप वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप में टेम्परेचर बढ़ा रहे, पानी डाल दिया, पानी में डाल दी शक्कर, गर्म कर रहे हैं तो घुल जाएगी, और क्या होगा, यही होगा ना। तो ठोसों की विलेयता बढ़ती है, लिखोगे क्या लिखोगे, ठोसों की विलेयता बढ़ती है, बढ़ती है। आयो समझ में। अगलो क्वेश्चन है हेनरी को नियम कहिए, हेनरी को नियम M प्रोपोर्शनल P, ठीक है। तो M क्या है, गैस की मात्रा, तो गैस के अणुओं जैसे जैसे दाब डालेंगे वैसे वैसे गैस की घुलनशीलता क्या होगी, बढ़ेगी द्रव के अंदर। तो M प्रोपोर्शनली क्या लिखेंगे, P, हेनरी के नियम के अनुसार, है ना। किसी द्रव में गैस को विलय करने की मात्रा क्या होती जाएगी, किसी गैस को द्रव में विलय कर रहे हैं तो क्या होगा, जैसे जैसे प्रेशर डालेंगे वैसे वैसे वो क्या होती जाएगी, घुलती जाएगी। तो M प्रोपोर्शनली क्या होगा, P। अम्लीय बफर विलयन का उदाहरण है, भाया अम्लीय बफर विलयन को उदाहरण बताओ, तो सोडियम एसीटेट ने एसिटिक अम्ल CH3COO प्लस CH3COOH लिखी लो, यो है सोडियम एसीटेट, CH3COONA, ये है एसिटिक अम्ल। अगर आपको फार्मूला याद नहीं रखे तो याद रख लेना कि सोडियम एसीटेट और एसिटिक अम्ल, सोडियम एसीटेट एसिटिक अम्ल, वैसे याद कर लोगे आप। ये क्या है, अम्लीय बफर विलयन का उदाहरण है। और आपके गलती से क्षारीय बफर विलयन आ जाए तो क्या करोगे, NH4Cl प्लस NH4OH, यो किको फार्मूले, यो क्षारीय बफर विलयन है, क्षारीय बफर विलयन, और यो कणिको सूत्र है, यो कहीं अणिति कहीं बनेगा अम्लीय बफर विलयन। तो अब अम्लीय बफर विलयन का एग्जांपल ये दोनों, क्षारीय बफर विलयन, ये क्षारीय बफर विलयन बनाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब है अगला हेंडरसन समीकरण लिखिए, लिखे, बिल्कुल लिखेंगे साहब।
हेंडरसन समीकरण। हेंडरसन समीकरण होती है भैया pH बराबर pKa, एसिड वैल्यू के लिए है ना, pKa log H प्लस A माइनस बटे HA। ये है भैया हेंडरसन हेजल समीकरण, याद रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। pH बराबर pKa log H प्लस A माइनस HA। ठीक है, जैसे कि H प्लस क्या हो जाएगा, जैसे कि CH3COOH लिखा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो एक तो H प्लस निकल गया और एक CH3COO माइनस, तो COO माइनस क्या है, इसको A माइनस मान लो और इसको H प्लस मान लो। इसी प्रकार से यहाँ पे CH3COOH लिख लोगे, क्या फर्क पड़ रहा है। ओके, अगला है, यदि साम्य स्थिरांक K का मान 1 से कम हो तो अभिक्रिया किस अवस्था में होगी। साम्य स्थिरांक K का मान 1 हो तो अभिक्रिया किस ओर होगी। क्या बात है, क्या लिखा है इसने, किस अवस्था में होगी। तो अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक की ओर होगी। इसके लिए लिखोगे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक की ओर होगी, है ना, अभिकारक की ओर होगी, मतलब उल्टी हो जाएगी, अभिकारक की ओर होगी। नेक्स्ट है, कार्बोनेट आयन का संयुग्मी अम्ल क्या है। कार्बोनेट आयन, अब आपको कार्बोनेट आयन का सूत्र क्या होता है, CO3 माइनस, ये कार्बोनेट आयन है। इसका संयुग्मी अम्ल क्या है, HCO3 माइनस। अब HCO3 माइनस में से एक H प्लस निकल जाए, ये मतलब ये अम्ल दे रहा है, ये क्या है, अम्ल है। तो अम्ल क्या होते हैं, जो H प्लस देते हैं। तो अगर ये H प्लस दे देगा तो H प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, CO3 माइनस। तो कार्बोनेट आयन का संयुग्मी अम्ल क्या है, HCO3 माइनस, HCO3 माइनस लिखोगे। बाई कार्बोनेट कहते हैं इसको, क्या है ये, बाई कार्बोनेट, ये है बाई कार्बोनेट। तो बच्चों, आपको ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। और इसी तरह आप जो है सभी वीडियो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के देखिएगा, कॉन्फिडेंस में रहिए, अच्छे से सभी क्वेश्चन सॉल्व करिए, मज़े से प्ले लिस्ट से सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कीजिएगा, एक के बाद एक यूनिट उठाइएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम पढ़ लेंगे अच्छे से। ओके, और नेक्स्ट ईयर से मैं मेरी ऑनलाइन क्लासेस चालू करूँगा, पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा ऑनलाइन क्लासेस से। सारा सेटअप हो चुका है, सभी कंप्लीट चीज़ें हैं, पहले सेटअप नहीं था इसलिए हम इस तरफ नहीं आ रहे थे ऑनलाइन की तरफ, लेकिन अब सिस्टमेटिक बच्चों से रूबरू होंगे, बातें करेंगे ऑनलाइन में, किसी भी एक जो है एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ाएंगे और 12th जो है आपकी बेस्ट बनाएंगे। चलिए बच्चों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। एक और चीज़ है, सॉरी, कि मैं अपने जो प्लेलिस्ट की लिंक भी दे दूंगा और मेरे मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, और वहाँ पर उस मोबाइल नंबर पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। ओके, और नेक्स्ट ईयर से जो ऑनलाइन क्लास लेंगे उसके लिए संपर्क भी कर सकते हैं उसके लिए व्हाट्सअप पर। चलिए ओके बाय।